नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। पहली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी। गांधी परिवार पर प्रधानमंत्री का तंज, डरो मत भागो मत। दूसरी बड़ी खबर, गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुनवाई में अधिक समय लगा तो अंतरिम जमानत पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब 7 मई को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई। एक और बड़ी खबर आ रही है, एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर रेप का केस दर्ज। एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रेप की धारा जोड़ी। नई शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई। बड़ी खबर, 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 मई को वाराणसी से प्रधानमंत्री का बड़ा रोड शो। वाराणसी में आखिरी फेज में 1 जून को होगी वोटिंग। एक और बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। रविदास मेहरोत्रा, आशुतोष वर्मा, दोनों ने किया नामांकन। मेहरोत्रा के पास जरूरी एनओसी न होने के कारण पर्चा रद्द होने की आशंका। अखिलेश यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा खत। एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर केस दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराया केस। जीतू पटवारी ने इमरती देवी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। और गृह मंत्री अमित शाह फेक वीडियो केस में गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अरुण रेड्डी को किया गिरफ्तार। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम का एक्स अकाउंट चलाता था। और तेलंगाना पुलिस ने रोहित वेमुला केस बंद किया। जाति उजागर होने के डर को आत्महत्या का कारण बताया। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा रोहित दलित नहीं था, असली जाति सामने आने का डर था। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान ने जहाज में बंधक बनाए गए सभी भारतीयों को रिहा कर दिया। इजरायली शिप पर 16 भारतीय ईरानी कमांडो के कब्जे में थे। भारत की कूटनीति की बड़ी जीत हुई है ये। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रिजर्व में दिखाते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जो कि सुर्खियों में है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने है, राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा तो पीएम मोदी ने कहा डरो मत भागो मत। राहुल ने रायबरेली को अमेठी के ऊपर क्यों दी तरजीह? कांग्रेस की क्या है स्ट्रैटेजी? और दूसरी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। चुनाव के साथ इन आरोपों की टाइमिंग और इसकी इनसाइड पॉलिटिकल स्टोरी क्या? तीसरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का जनता से सीधा संवाद और आज कैसे साधु बाबा से बीच रैली में ग्रहण किया प्रसाद। चौथी खबर, पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में सीए, राम मंदिर पर नापाक प्रोपेगेंडा और मुस्लिम कार्ड पर भारत ने फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। पांचवी खबर, क्या अमेरिका में चल रहे छात्र आंदोलन का नुकसान उठाएंगे बाइडेन? क्या गाजा गदर में चली जाएगी बाइडेन की कुर्सी? लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर से और यह तस्वीर आपके सामने, यह देखिए सर, यह है वो तस्वीर। बड़ा इंतजार था कि अब कहां से, पहले हवन और पूजन और फिर नामांकन। फिक्र आपकी में सबसे पहले गांधी परिवार की खबर। अमेठी रायबरेली पे पिछले करीब 10 दिन से जारी अगर मगर पर कांग्रेस ने आज पूर्ण विराम लगा दिया है। राहुल गांधी ने सभी पॉलिटिकल पंडितों को गलत साबित करते हुए अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। फिर नामांकन भी भरा। अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में नहीं उतरा, बल्कि करीबी किशोरी लाल शर्मा को गांधी परिवार ने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही गांधी परिवार की इन 2 परंपरागत सीटों पर कयासों, सूत्रों, अनुमानों और अटकलों का हर एक चैप्टर बंद हो गया है। लेकिन अब कुछ सवाल जो राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, गांधी परिवार ने अमेठी सीट क्यों छोड़ दी? दूसरा सवाल, अमेठी से 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर रायबरेली का रुख क्यों किया? तीसरा सवाल, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट जीत गए तो क्या वो बाद में वायनाड छोड़ देंगे या फिर रायबरेली की सीट? चौथा सवाल, प्रियंका गांधी ने दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? पांचवा सवाल, 2024 के चुनाव में प्रियंका गांधी का रोल क्या है और उनका चुनावी डेब्यू होगा कब? इन सवालों के जवाब के लिए अब से कुछ देर बाद आपको हम एक इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रायबरेली से 2 तस्वीरें जिस पर शायद ही सुबह से किसी की नजर रही होगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन तक कयास लगाए जाते रहे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगे। कयासों के ये बादल उस वक्त तक छाए रहे जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। राहुल ने बहन को गले लगाया, कंधे पर हाथ रखा। एयरपोर्ट पर दोनों कई कदम साथ चले। इस दौरान प्रियंका ने शायद न्यूज चैनल्स के कैमरों की ओर कुछ इशारा किया।
फिर दोनों अपनी कार की ओर बढ़ गए। सवाल है, दोनों में इस छोटी सी मुलाकात के दौरान क्या बात हुई? राहुल ने प्रियंका से क्या कहा? प्रियंका ने भाई राहुल गांधी से क्या कहा? इसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये उस समय का दृश्य है जब राहुल गांधी रायबरेली में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। उस समय परिवार के सभी सदस्य मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ थे। लेकिन इसके कुछ देर बाद प्रियंका गांधी पीछे की तरफ कई सफेद खाली कुर्सियों के बीच अकेली बैठी दिखी। इस दौरान वो मुस्कुराती रही। रायबरेली से आई इन दो तस्वीरों में आखिर क्या संदेश छिपा है? राहुल की उम्मीदवारी और प्रियंका का चुनाव न लड़ना, दोनों की पूरी कहानी क्या है? इन्हीं दो तस्वीरों के इर्द गिर्द देख सकते हैं। आप तक कई तरह की बातें आती होंगी, आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी। तो क्या इन दो तस्वीरों के जरिए कांग्रेस की ओर से कोई सियासी संदेश मिल रहा है? अमेठी लोकसभा सीट ऐतिहासिक तौर पर गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है। यहां से संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक का सियासी अस्तित्व जुड़ा है। संजय गांधी ने पहली बार 1977 में चुनाव लड़ा और हार गए। 1980 में फिर से चुनाव हुए और संजय गांधी यहां से सांसद चुने गए। कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1981 में राजीव गांधी अपने भाई की सीट से सांसद बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई। तब तक वो इसी सीट से सांसद चुने जाते रहे। हालांकि 1991 से 1999 तक इस सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं रहा। लेकिन 1999 में सोनिया गांधी ने पहली बार अमेठी सीट से ही राजनीति में कदम रखा। इसके बाद साल 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी और जीतती और अमेठी सीट बेटे राहुल गांधी के लिए छोड़ी। और राहुल गांधी ने इसी साल पहली बार अमेठी से किस्मत आजमाई। राहुल गांधी ने 2004 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब वो लोग लगभग 3 लाख वोट से चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में 3,70,000 वोट से चुनाव जीते। 2014 में वो तीसरी बार अमेठी से लड़े और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 1,07,000 वोट से चुनाव हराया। 2019 में लगातार चौथी बार अमेठी से ताल ठोकी, लेकिन वो स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों के अंदर से चुनाव हार गए। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था। वहां से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को अमेठी से चैलेंज जरूर देंगे, लेकिन ऐसा ना करके वो रायबरेली चले गए। और इन 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब गांधी परिवार ने अमेठी सीट छोड़ दी। सवाल है क्यों? इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि इसी के बाद सियासत ने खूब जोर पकड़ा। समय का फेर देखिए। 20 साल पहले सोनिया गांधी ने अमेठी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी से पहली बार चुनाव लड़ना था। और 20 साल बाद राहुल गांधी ने भी अमेठी छोड़ दिया, लेकिन इस बार बगैर गांधी परिवार के। तो सवाल उठे कि राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना और रायबरेली जाना जरूरी है या मजबूरी? क्योंकि इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर सबसे बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा, 20 साल से राहुल यान लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। इस बार रायबरेली से लॉन्चिंग हुई और वो यहां से भी हारेंगे। तो प्रधानमंत्री ने तंज कसा, डरो मत, भागो मत। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पड़ डाला। कांग्रेस ने जवाब में इसे एक छिपी हुई रणनीति बताया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धराशायी हो गए हैं। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही
अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। असल में जानकार मानते हैं कि ऐसा करके कांग्रेस ने दो बड़े और सुरक्षित दांव खेले हैं। पहला तो स्मृति ईरानी पर केंद्रित है। अमेठी से चुनाव लड़कर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के साथ जुबानी जंग में नहीं फंसना चाहते थे और कांग्रेस ने ऐसा करके बीजेपी से ये गोल्डन दांव भी छीन लिया कि स्मृति ईरानी की टक्कर गांधी परिवार से दोबारा है। दूसरा, अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि गांधी परिवार अपने गढ़ में भी आम नेताओं को टिकट देकर विरासत की कुंजी सौंप सकता है और ये एक तरह से साधारण कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को मात देने की रणनीति भी है। कुमार विक्रांत और पंकज झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राहुल गांधी अमेठी से न उतरकर रायबरेली क्यों गए, कांग्रेस इसे रणनीति के तौर पर पेश कर रही है। खुद राहुल गांधी ने इस रणनीति का खुलासा अब से कुछ घंटे पहले किया है। उनकी बात अपनी रिपोर्ट में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन रायबरेली कैसे गांधी परिवार के लिए एक सेफ सीट है। ऐसे समझे कि मोदी लहर में भी सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती रहीं। रायबरेली का मतलब ही गांधी परिवार है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने हमें एक और बड़ी जानकारी दी है। असल में राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में से किसी एक सीट को चुनना था। राहुल ने विरासत वाली सीट रायबरेली को चुना। सोनिया गांधी चाहती थी कि जो विरासत इंदिरा गांधी से उनके पास आई है वही विरासत उनके बेटे राहुल गांधी को मिले। इसके अलावा रायबरेली जाने के पीछे और कौन सी योजना है, अब ये रिपोर्ट देखें। विरासत संभालने से पहले या कहीं नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने रायबरेली से पर्चा भरा था। दिन भर इस पर सियासत होती रही कि राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए, तो इसका जवाब उन्होंने चंद घंटे पहले दिया। वो अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। वो चल रही थी मीडिया इनकी। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। राहुल गांधी ने इसके अलावा एक्स पर भी लिखा, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही मेरा परिवार हैं और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी राहुल गांधी एक तरह से गांधी परिवार की कर्म भूमि पर उतरे हैं। मां सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद ये विरासत अब उन्होंने संभाली है। लेकिन एक दिन पहले तक कयास ये लग रहे थे कि सोनिया गांधी की सीट पर राहुल नहीं, बेटी प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि कांग्रेस की रणनीति में ये कभी नहीं था। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि भाई बहन अगल बगल की सीट से एक ही वक्त मैदान में नहीं उतरना चाहते थे। एक तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा, दूसरा दोनों देश भर में प्रचार करेंगे, 2 सीटों पर उलझकर नहीं रहेंगे। आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। प्रियंका गांधी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाए गए किशोरी लाल शर्मा के बारे में भी बात की। वो उनके नॉमिनेशन के वक्त अमेठी में ही थी। प्रियंका ने कहा, केएल शर्मा बहुत समय से अमेठी को संभाल रहे हैं। अमेठी के हर गांव और हर गली को वो जानते हैं और अमेठी से बतौर प्रत्याशी उनका चयन बहुत अच्छा है। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह हम जनता के बल पर चुनाव जीतेंगे। रायबरेली से प्रतिमा मिश्रा, कुमार विक्रांत, पंकज झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2019 की तरह 2024 में भी राहुल गांधी 2 सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में वो अमेठी और वायनाड से लड़े थे, 2024 में वो वायनाड और रायबरेली से चुनाव मैदान में। अब यहां पर एक सवाल है, अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से चुनाव जीत गए तो बाद में कौन सी सीट छोड़ेंगे? इस पर इनसाइड स्टोरी क्या है? और सवाल यह भी है कि क्या प्रियंका गांधी फिर क्या चुनाव लड़ेंगी? कब लड़ेंगी? हमारे पास इससे जुड़ी बड़ी जानकारी है। दोनों सीट जीतने पर राहुल गांधी जिस भी सीट को छोड़ेंगे उसका फैसला बहुत विचार विमर्श के बाद दिया जाएगा। वो जिस भी सीट को छोड़ेंगे बाद में होने वाले उपचुनाव में उस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है।
ऐसा करके कांग्रेस वहां की जनता की नाराजगी से बच जाएगी और वो सीट भी गांधी परिवार के पास ही रहेगी। आज यही इशारा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर दिया। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी कोई भी उपचुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएंगी, लेकिन जरूरी यह है कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए, वो पूरे देश में विचार करें। हालांकि प्रियंका को लेकर यह भविष्य से जुड़ी योजनाएं हैं और वर्तमान में राहुल को लेकर सच यह है कि सियासी लड़ाई इस बात पर छिड़ी है कि वो अमेठी क्यों नहीं आए, रायबरेली क्यों चले गए। इस पर कांग्रेस बीजेपी में दिन भर वार पलटवार होता रहा। कैसे, आप खुद देखें। किस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ बैठी हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाड़ी में सोनिया गांधी, आगे में आपको दिख रहे होंगे राहुल गांधी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, अमेठी से नहीं। और पीछे अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ा है और आज का अहम दिन है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इसी गाड़ी में पूरा परिवार एक साथ। पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी से आए ना जी, पूछो। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी राहुल जी की भी और के शर्मा जी की भी। जो व्यक्ति प्रधान यूपी के चुनावी रण के बाद खबर बंगाल से, वहां पर एक अलग रण है जो लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का एक और वजनदार राज्य है। चुनाव के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का शिकायत दर्ज कराई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोपों को सिरे से खारिज किया और लिखा, सत्य की जीत होगी, मैं इस तरह से बनाए जा रहे नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूं। अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान उनका भला करें, लेकिन वे बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पोस्ट के साथ राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के कर्मचारियों के नाम 3 मिनट का एक ऑडियो संदेश भी जारी किया। इस संदेश की कुछ बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। I welcome all the generous allegations and the frequent innuendos passed on me by some political forces. I understand, my friends, there is more in the offing. But one thing is clear. None of the absurd dramas is going to deter me from my determined efforts to expose corruption and curb violence. I tell the political party that is plotting against me, this is no storm. This is only storm in a teacup. Do not be surprised if you realize I am the storm. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ महिला का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर गवर्नर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत के अनुसार पहली बार 24 अप्रैल को बदसलूकी की गई, दूसरी बार 2 मई को नौकरी में प्रमोशन देने की बात कहकर बदसलूकी की गई। इसको लेकर हरे स्ट्रीट थाने में शिकायत भी दर्ज की गई। शिकायत करने वाली महिला ने 1 जून 2019 को राजभवन में संविदा पर काम शुरू किया था। खबर है कि पुलिस ने महिला के आरोपों की जांच शुरू कर दी। पूर्व नौकरशाह बोस को नवंबर 2023 में बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। राज्यपाल और ममता बनर्जी सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बीते दिनों में टकराव देखा गया। हाल ही में वाइस चांसलर पद पर राजभवन और ममता सरकार आमने सामने थे।
फिलहाल इस मामले में के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया। टीएमसी राज्यपाल को घेर रही है और बीजेपी इसे घटिया राजनीतिक स्टंट बता रही है। আর আপনি কি করছেন? গতকালও একটা ছোট্ট মেয়ে রাজভবনে চাকরি করত বিবিএক্সে, তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় শুনে রাখুন। আমার কাছে একটা নয় হাজারটা ঘটনা এসছে, কিন্তু আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ হয়েছে। ব্যক্তিপুর जो लंबे चौड़े भाषण देते थे संदेश खाली में जाके राज्यपाल, और नारी शक्ति नारी सम्मान के बारे में बोलते थे, तो आप तो उस पर अमन करेंगे। उनके पोस्ट के गरिमा देखिए, राजभवन के गरिमा देखिए, ये सबको न एकदम मिट्टी में मिला दिए हैं बंगाल की इज्जत को। हर एक व्यक्ति हर एक पद को देश का उसको और बदनाम करने के लिए हर एक पद को, जज को, महिला है न्यायाधीश तो उनकी पति को सीआईडी नोटिस देकर बुला करके उनको और डिमोरलाइज करना, ये उनकी ये राजनीति है। ये चरम पर आ गए, आप तो जाने का समय होगा। The governor who's calling it an election gimmick, I would like to tell him it's a typical reaction of every criminal who's accused of sexual harassment. आज पुलिस बोलिए, आज प्रशासन बोलिए, उनका मुट्ठी में है और अभी तक जुडिशियरी और गवर्नर को हाथ में नहीं ले सके, और जिसको भी वो हाथ में नहीं ले सकेंगे, अब गवर्नर साहब उनका जो दुर्नीति, उनका जो अन्याय, उसके अगेंस्ट में बात करना लगा, तो अभी गवर्नर का अगेंस्ट में मोलेस्टेशन केस। देश का संविधान राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी भी आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण देता है। इस अनुच्छेद में राज्यपाल को किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है। किस तरह का संरक्षण प्राप्त है आपको वो बताते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनकी शक्तियों या कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए कार्यों के लिए किसी भी अदालत की तरफ से बुलाया नहीं जा सकता है। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला दायर नहीं किया जा सकता है। अदालतों को राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के आदेश जारी करने से रोक दिया जाता है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के बाबरी मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत के नए आरोपों की अनुमति दे दी थी, जबकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए सुनवाई नहीं हुई थी क्योंकि वो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। कोर्ट ने कहा था कि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत तब तक छूट के हकदार है। इसको और सही ढंग से समझाने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ से बातचीत की। आर्टिकल 361 जो है, 361 के जो दूसरा क्लॉज है, उसके अंडर कोई भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं ला सकते, तो इसका मतलब एफआईआर नहीं हो सकता। और कोई भी उसमें दूसरे क्लॉज में लिखा है, कोई भी कोर्ट इस देश में एक गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की संदेश खाली की महिलाओं का मुद्दा उठाने में बड़ी भूमिका रही है। राज्यपाल ने इसी साल 12 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली का दौरा किया था। वहां उन्होंने टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मुलाकात भी की थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं से मिलने के बाद राज्यपाल ने कहा था कि ये अंतरात्मा को हिला देने वाला था। इसी संदेश खाली के मुद्दे पर टीवी 9 भारतवर्ष के राउंड टेबल इंटरव्यू में बोलते हुए पीएम मोदी काफी भावुक हो गए थे। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा की बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी का गला भराया। पीएम मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा, आपको इंटरव्यू का वो अंश जरूर देखना चाहिए। अब जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूं कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली
शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना, लेकिन 1 रुपया देना। तो मुझे रेखा जी कह रही है नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक है। आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी रण में थे और पीएम मोदी ने एक ही दिन में बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर समेत कृष्णानगर और बोलपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बंगाल में इस बार प्रचार की धुरी ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। रैली के मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू, जय श्री राम, राम मंदिर, रामनवमी, शाहजहां शेख का जिक्र करते हुए टीएमसी के खिलाफ जमकर जुबानी प्रहार किए। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए हिंदुओं के साथ भेदभाव की बात कही। वाकई क्या हालत हो गई है, बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इसके बाद पीएम मोदी ने संदेश खाली का जिक्र किया। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख के बहाने पीएम मोदी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? पीएम मोदी के बयान से टीएमसी आग बबूला है। आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और जो है विभाजन की राजनीति करने की कोशिश करते हैं और उनके भाषण में जो है एक नफरत की भाषा, एक लोगों के बीच जो है तोड़ने की भाषा। फिलहाल पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने बंगाल का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। बंगाल में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल में ही एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। इस तस्वीर में देखा प्रधानमंत्री मोदी का पीपल टू पीपल कनेक्ट। बर्धमान की रैली में पीएम मोदी की नजर सभा में पहुंचे एक साधु पर पड़ी। ये साधु रुद्राक्ष की माला हाथों में उठाए काफी देर से खड़े थे। उन्हें देखते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण रोक दिया, फिर वो माला मंगवाकर साधु को प्रणाम किया। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं? अच्छा भाई, हमारे कैमरामैन जरा वो प्रसाद ले लीजिए, मुझे मिल जाएगा, माला आपकी मिल जाएगी। आप कब से हाथ ऊपर के खड़े, थक जाएंगे। इस उम्र में आप इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं यहां से आपको प्रणाम करता हूं जी। प्रधानमंत्री मोदी के इस जेस्चर पर सभी ने तालियां बजाई, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो जाते हैं। एक दिन पहले ही TV9 ग्रुप के राउंड टेबल इंटरव्यू में आखिर किस बात पर उनकी आंखें नम हो गई, ये रिपोर्ट में ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಿರೋ। कोरोना काल में 82 साल के बुजुर्ग कुदरू होन्ना मदद मांगने नहीं, मदद करने आए थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो हर महीने 510 रुपए कोरोना पीड़ितों को समर्पित करेंगे, लेकिन अफसोस अगले महीने उनका देहांत हो गया। लेकिन TV9 के राउंड टेबल इंटरव्यू में जब TV9 कन्नड़ के संपादक रंगनाथन भारद्वाज ने यह किस्सा PM मोदी को सुनाया तो उनकी आंखों में न सिर्फ अलग चमक थी बल्कि वो नम भी हो गई थी। मैंने उनका पैसा लाया है, ये 500 रुपीज एड्रेस है उनका, ये बहुत बड़ा तोहफा है, 500 रुपीज एंड 10 रुपीज। मैं इसको PM केयर में डालूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नेता के ऊपर विश्वास है। ऐसा है प्रधानमंत्री मोदी का लोगों के साथ जुड़ाव, और ऐसे कई किस्से हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रमों में करते रहे हैं। राउंड टेबल इंटरव्यू में PM मोदी ने एक ऐसे ही किस्से का जिक्र किया। मैं बताता हूं, एक फौजी घर आया तो उसको जितना पैसा मिला था उसने गांव में सब टॉयलेट बना दिए। मैंने मन की बात में उसका उल्लेख किया था। यानी देश में था गजब है। चलिए मैं उनको मेरा प्रणाम उनकी आत्मा को, क्योंकि ये आशीर्वाद है। कर्नाटक के रहने वाले कुदूर होन्ना बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी ने कई लोगों को भाव विभोर कर दिया है और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें प्रणाम किया। जब हम प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर रहे थे तो इस घटना के दौरान ही उन्होंने हमसे बताया कि किस तरीके से उनको मन की बात के लिए जो भी खत आते हैं हर खत वो पढ़ते हैं। चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी जोड़ तोड़ में लगी है। लोक लुभावन वादों से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं। आज आपने देखा उन्होंने साधु की माला मंगवा ली। यही कुछ वो पल भी वो पहले भी कर चुके हैं, कुछ ऐसा ही ये रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री मोदी का अपनी मां के लिए प्रेम जग जाहिर है, और जब एक लड़की PM मोदी और उनकी मां का स्केच लेकर पहुंची तब वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। PM मोदी कर्नाटक के बागलकोट में रैली को संबोधित कर रहे थे। तब ये लड़की चाहती थी कि किसी भी तरह PM मोदी की नजर उस पर पड़ जाए। तब क्या हुआ आप खुद देखिए। जरा SPG वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा ऐसा ही एक नजारा छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। जांजगीर चांपा में PM मोदी विपक्षियों पर बरस रहे थे। लाखों की भीड़ के बीच एक लड़की PM मोदी की तस्वीर लेकर बहुत देर से लहरा रही थी। तब उन्होंने अपने सिक्योरिटी को कहकर वो तस्वीर मंगा ली। कब से ये फोटो लेके खड़ी हो, थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे SPG के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। ये लड़की अभी इतनी खुश है, और जब PM मोदी की चिट्ठी इसके घर पहुंचेगी तब सोचिए इसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। चुनावी समर में प्रधानमंत्री का ये अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है, और यही PM मोदी का पीपल टू पीपल कनेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन 42 दिन बाद आज शायद अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी, क्योंकि 42 दिन बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत के संकेत मिले हैं। वो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा जो अरविंद केजरीवाल के लिए राहत से कम नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे बहस हुई। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए तो अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के संकेत भी दे दिए थे। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सुनवाई में अधिक समय लगेगा तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ईडी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आम आदमी पार्टी मामले में मुख्य आरोपी है? क्या आपको भविष्य में आरोपी बनाया जा सकता है? जब तक आपके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती, क्या आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये तो अगली सुनवाई में पता चल पाएगा। इस केस की अगली सुनवाई 7 मई यानी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे। झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के लिए किया चुनाव प्रचार। बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव को पीठ में तेज दर्द की शिकायत। 2 लोगों की मदद से मन से अपनी गाड़ी तक पहुंचे। लखनऊ सीट से समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार सामने आए। रविदास मेहरोत्रा को नहीं मिली जरूरी एनओसी। नामांकन रद्द होने के डर से आशुतोष वर्मा ने भरा पर्चा। अखिलेश यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखा खत। आगरा के फतेहाबाद में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले को काले झंडे भी दिखाए गए। महात्मा गांधी पर गुजरात कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु का विवादित बयान। बीजेपी ने कहा, लोग कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यह चुनाव 2 खेमों में बटा। एक तरफ वोट फॉर जिहाद वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ वोट फॉर विकास वाले लोग। महाराष्ट्र के महाड में उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे को ले जाने आया हेलीकॉप्टर क्रैश। दोनों पायलट सुरक्षित। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गुरुग्राम से भरा नामांकन। बोले, जी भर के मेहनत करूंगा, लोगों के दिल में घर बनाऊंगा। पंजाब में अकाली दल को बड़ा झटका। अकाली दल के नेता तलवीर गिल आम आदमी पार्टी में शामिल। खुद सीएम भगवंत मान ने गिल को पार्टी में शामिल करवाया। आगे देखिए मोदी का मिशन 100, तीसरी पारी का लक्ष्य। द पीएम फैक्ट।